आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली किस्तें आसानी से देख सकें। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं। रजनी ने कहा, तुम्हें मुझ पर नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हो, आखिर बात किया है? पारुल हंसते हुए बोली, आप खुद तो मज़े करती हैं और मुझे नसीहतें देती हैं। रजनी ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम अभी छोटी हो, ऐसी बातों से दूर ही रहो। और वैसे भी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। पारुल ने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा फिर कैसा है? दोनों की बातों में मजाक भी था और अपनायत भी। घर में खामोशी थी क्योंकि उनकी माँ अस्पताल गई हुई थी, इसलिए वो बेफिक्री से बातें कर रही थीं। कुछ देर बाद पारुल ने अपनी दोस्तों और कॉलेज की बातें शुरू कर दी। इसने बताया कि वो सलमान से बात करती है और शायद वो इससे शादी भी करना चाहती है। ये सुनकर रजनी हैरान रह गई। रजनी ने कहा, ये सब आसान नहीं होता, उम्मी और भाई की रजामंदी भी ज़रूरी है। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो फिर सोचना। पारुल ने आहिस्ता से कहा, मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी ज़िंदगी भी संवर जाए। दोनों बहनें एक दूसरे के करीब बैठ गईं और मुस्तकबिल के बारे में बातें करने लगे। उनके दरमियान गहरी दोस्ती और एतमाद था, इसीलिए वो हर बात एक दूसरे से शेयर कर लेती थीं। कुछ देर बाद रजनी ने पारुल को एक मास्क देते हुए कहा, आंखों पर ये लगा लो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। पारुल खुशी से तैयार हो गई और इंतज़ार करने लगी कि रजनी इसे क्या दुखाने वाली है। घर में खामोशी थी और दोनों बहनें अपने अपने ख्यालों में गुम थीं। इसी दौरान रजनी ने आहिस्ता से कहा, जिंदगी में हर चीज़ वक्त के साथ होती है, इसलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। पारुल ने मुस्करा कर सर हिला दिया। इसे महसूस हो रहा था कि इसकी बहन वाकई इसका भला चाहती है। कहानी यहाँ एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी और आने वाले वक्त में उन दोनों की जिंदगी में क्या होने वाला था, ये देखना अभी बाकी था। रजनी ने कमरे की खिड़की आहिस्ता से खोली तो ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। शाम ढलने लगी थी और आसमान पर हल्की सुर्खी फैल रही थी। पारुल अब भी खामोश बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी जो पहले कम ही नजर आती थी। रजनी ने इसके पास बैठते हुए कहा, क्या सोच रही हो? इतनी खामोश क्यों हो गई हो? पारुल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यही कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। कभी हम सिर्फ खेलते थे और अब इतनी सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। रजनी ने इसके सर पर हाथ फेरा और बोली, यही तो जिंदगी है। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। मगर याद रखो, जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर बाद में पछतावा बन जाते हैं। पारुल ने सर हिलाते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ दी, आप फिक्र ना करें। इसी दौरान बाहर दरवाजे की हल्की सी आवाज़ आई तो दोनों चौंक गईं। ऐसा लगा जैसे कोई सहन में दाखिल हुआ हो। रजनी फौरन उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। पारुल भी इसके पीछे आ गई। सह में पहुंचकर देखा तो मोहल्ले की एक बूढ़ी खातून खड़ी थी। उन्होंने बताया कि उम्मी ने पैगाम भिजवाया है कि वो रात तक वापस आ जाएंगी और दोनों बहनें दरवाज़ा अच्छी तरह बंद रखें। रजनी ने शुक्रिया अदा किया और वापस कमरे में आ गई। पारुल ने इत्मीनान का सांस लिया और बिस्तर पर बैठ गई। अच्छा हुआ उम्मी आ जाएंगी, पारुल ने कहा। घर खाली खाली सा लग रहा था। रजनी ने इस बात में सर हिलाया और अलमारी खोलकर कुछ कपड़े निकालने लगी। चलो तब तक हम कमरा ठीक कर लेते हैं, वरना उम्मी आते ही सवाल शुरू कर देंगी। दोनों बहनें मिलकर कमरा समेटने लगी। बिखरी हुई किताबें तरतीब से रखें, मेज़ साफ की और पर्दे सीधे किए। काम करते करते उनके दरमियान हंसी मजाक भी चलता रहा। कुछ देर बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो दोनों थक कर बैठ गईं।
बाहर अंधेरा फैल चुका था और गिल्ली में लगे बल्ब की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पारुल ने आहिस्ता से कहा, दी, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में भी कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। रजनी ने इसे गौर से देखा और बोली, वो मोड़ तो आते रहते हैं, मगर असल बात यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। अगर हम समझदारी से काम लें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। पारुल ने मुस्करा कर कहा, आप हैं ना मेरे साथ, फिर क्या फिक्र है। रजनी ने भी मुस्करा कर उसका हाथ थाम लिया। कमरे में खामोशी फैल गई, मगर ये खामोशी बोझल नहीं बल्कि सुकून भरी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी और दोनों बहनें आने वाले दिनों के बारे में सोचते हुए वहीं बैठी रहे। रात कुछ और गहरी हुई तो बिजली अचानक चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और खिड़की से आने वाली हल्की सी रोशनी ही बाकी रह गई। पारुल ने चौंक कर रजनी का हाथ पकड़ लिया। उदी, ये बिजली भी ना हमेशा गलत वक्त पर जाती है, इसने आहिस्ता से कहा। रजनी ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, ड्रो मत, अभी आ जाएगी। तुम मोमबत्ती दराज से निकाल लो। पारुल ने दराज खोला और मोमबत्ती निकाल कर जला दी। मध्यम सी रोशनी में कमरे की दीवारों के साए लंबे हो गए थे। माहौल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वक्त कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कुछ लम्हों बाद दोनों खिड़की के पास जा बैठ। बाहर गिल्ली में कभी कभार किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और सर्द हुआ के झोंके दरख्तों के पत्तों को हिला रहे थे। पारुल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, दी, देखें आज कितने सितारे निकले हुए हैं। रजनी ने भी नज़र उठाकर देखा और बोली, हाँ, शहर की रोशनी कम हो तो आसमान ज़्यादा साफ लगता है। पारुल कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं सोच रही हूँ कल से अपनी पढ़ाई बाकायदगी से शुरू करूँगी। इम्तिहान भी करीब हैं। रजनी ने खुश होकर कहा, ये हुई ना समझदारी वाली बात। अगर तुम मेहनत करोगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? पारुल ने धीमी आवाज में पूछा। रजनी उठकर दरवाजे तक गई और एहतियात से पूछा, कौन है? बाहर से मायूस सी आवाज आई, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। ये उनकी उम्मी की आवाज़ थी। दोनों ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो उम्मी थकी हुई अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। रजनी ने फौरन बैग पकड़ लिया और कहा, अब बैठ जाए, मैं पानी ले आती हूँ। पारुल भी पास आकर खड़ी हो गई। उम्मी, अब ठीक तो है ना? उम्मी ने मुस्करा कर कहा, हाँ बेटा, बस थकन है। अस्पताल का काम ही ऐसा होता है। कमरे में वापस आकर तीनों कुछ देर बातें करती रही। उम्मी ने उनसे घर के हालात पूछे और हिदायत दी कि रात को दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया करें। कुछ देर बाद उम्मी आराम करने चली गई। रजनी और पारुल ने भी बिस्तर ठीक किए और सोने की तैयारी करने लगे। बाहर सर्दी बढ़ती जा रही थी और गिल्ली में खामोशी छा चुकी थी। पारुल लेटते हुए बोली, उदी, आज का दिन अजीब सा था ना? रजनी ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, हर दिन अपने साथ कोई ना कोई नई बात लेकर आता है। देखना, आने वाले दिन और भी दिलचस्प होंगे। पारुल ने आंखें बंद कर लें, मगर उसके ज़हन में तरह तरह के ख्याल गर्दिश करते रहे। इसे महसूस हो रहा था कि जैसे ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रही है और वो खुद भी इस तब्दीली का हिस्सा बनने वाली है। कमरे में खामोशी छा गई और रात अपने आखिरी पहर की तरफ बढ़ने लगी। सुबह की अजान की आवाज़ से फिज़ा में हल्की सी गूंज फैल गई। रात की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी और मशरिक़ की तरफ से हल्की रोशनी नमूदार होने लगी। पारुल की आँख खिली तो इसने देखा कि कमरे में हल्की सी सफ़ेदी फैल चुकी है।
वो कुछ देर यूं ही लेटी छत को देखती रही, जैसे किसी ख्वाब के असर से अभी तक बाहर न आई हो। कुछ देर बाद वो उठकर खिड़की के पास गई। बाहर गिल्ली में दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी और चंद लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकल रहे थे। ठंडी सुबह की हवा इसके चेहरे से टकराई तो इसे अजीब सी ताजगी महसूस हुई। रजनी भी जाग चुकी थी। इसने उठते ही कहा, आज तुम बहुत जल्दी जाग गई हो। खैरियत है? पारुल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस नींद खिल गई। सोचा आज का दिन अच्छे से शुरू किया जाए। रजनी ने घड़ी की तरफ देखा और जल्दी से बिस्तर से उठ गई। चुल्लू, फिर नाश्ता तैयार कर लेते हैं, उम्मी भी उठने वाली होंगी। और दोनों किचन में आ गई। चूल्हा जलाया गया तो चाय की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ के साथ सुबह का आगाज़ हो रहा था। उम्मी भी कुछ देर बाद कमरे से बाहर आईं और उन्हें काम करते देखकर खुश हुई। नाश्ता करते हुए उम्मी ने कहा, आज बाजार से कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी है। तुम दोनों में से कौन जाएगा? रजनी ने फौरन कहा, मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। पारुल ने भी साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं भी चिल्लूंगी दी के साथ। वैसे भी घर बैठे बैठे बूर हो जाती हो। उम्मी ने इजाज़त दे दी और साथ ही चंद चीज़ों की फहरिस्त भी बता दी। नाश्ता ख़त्म करने के बाद दोनों बहनें तैयार होने लगें। कुछ देर बाद वो गिल्ली में निकलन तो सुबह पूरी तरह रोशन हो चुकी थी। दुकानें खिल रही थीं और लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे। बाजार की तरफ जाते हुए दोनों हल्की फुल्की बातें करती रहे। रास्ते में पारुल अचानक रुक गई। उदी, कभी कभी मुझे लगता है कि हम भी किसी कहानी का हिस्सा हैं। रजनी ने हैरत से पूछा, वो कैसे? पारुल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बस ऐसे ही, जैसे हर दिन एक नया सफ़हा हो जिस पर कुछ ना कुछ लिखा जा रहा हो। रजनी मुस्करा दी, अगर ऐसा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस कहानी का हर सफ़ा अच्छा हो। बाजार पहुंचकर दोनों ने ज़रूरी सामान खरीदा और वापसी का रुख किया। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ चुका था और गलियों में चहल बढ़ गई थी। घर के करीब पहुंचते पहुंचते पारुल ने महसूस किया कि इसके दिल में एक नया सा जोश है, जैसे आने वाले दिनों में कुछ खास होने वाला हो। वो इस एहसास को लफ्ज़ों में बयान तो नहीं कर सकती थी, मगर इसे यकीन था कि वक्त के साथ सब वाज़ेह हो जाएगा। घर का दरवाज़ा सामने था और एक नए दिन की मसरूफियात उनका इंतज़ार कर रही थीं। घर वापस आकर दोनों ने सामान किचन में रखा तो उम्मी ने इत्मीनान का सांस लिया। उन्होंने कुछ चीज़ें फ़ौरन संभाल लें और बाकी बाद में रखने के लिए छोड़ दें। घर में अब मामूल की सी रौनक आ गई थी। बर्तनों की आवाज़, चाय की खुशबू और हल्की हल्की बातें एक मानूस सा माहौल बना रही थीं। दोपहर के करीब सूरज की रोशनी सहन में फैल गई। रजनी ने कपड़े धोकर रस्सी पर डाल दिए, जबकि पारुल एक कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई। इसके हाथ में एक किताब थी, मगर उसकी नज़रें बार बार सफ़े से हटकर कहीं और खो जाती थीं। रजनी ने इसे गौर से देखा और बोली, आज वाकई पढ़ने का मूड है या सिर्फ दिखावा कर रही हो? पारुल ने मुस्कराकर किताब बंद कर दी, मूड तो है, मगर ध्यान बार बार कहीं और चला जाता है। ध्यान को काबू में रखना पड़ता है, रजनी ने संजीदगी से कहा, वरना वक्त हाथ से निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। पारुल ने सर हिलाया, जैसे बात समझ गई हो। फिर वो उठकर सहन में टहलने लगी। दीवार के साथ लगे गमलों में छोटे छोटे पौधे थे, जिन पर नई कोंपलें निकल रही थीं।
वो एक पत्ते को उंगली से छूते हुए रुक गई। उदी, ये पौधे कितने खामोशी से बढ़ते रहते हैं ना, इसने कहा। ये पता भी नहीं चलता और एक दिन बड़े हो जाते हैं। रजनी ने कपड़े सीधे करते हुए जवाब दिया, उनकी तरह इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता बदलता है, बस फ़र्क ये है कि इंसान को अपने फ़ैसले खुद करने पड़ते हैं। कुछ देर बाद गिल्ली में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लगे। एक गेंद सहन के दरवाजे से टकराकर वापस उछल गई। पारुल ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो चंद बच्चे हंसते हुए गेंद उठाकर भाग गए। वो वापस आई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कितना अच्छा होता है ना बचपन, ना कोई फिक्र ना कोई सोच, रजनी ने कहा। हर उम्र का अपना रंग होता है। जब हम छोटे थे तो बड़े होने की जल्दी थी, और अब कभी कभी लगता है वक्त थोड़ा आहिस्ता चलता तो अच्छा था। दोपहर ढलने लगी तो घर में एक बार फिर सुकून सा छा गया। उम्मी अपने कमरे में आराम करने चली गईं। रजनी ने भी कुछ देर लेटने का सोचा, मगर पारुल को नींद नहीं आ रही थी। वो छत पर चली गई। ऊपर हल्की सी हवा चल रही थी और दूर दूर तक घरों की छतें नजर आ रही थीं। कहीं कोई कपड़े सिखा रहा था, कहीं कोई चारपाई पर बैठा था। ये सब देखते हुए इसे अजीब सा अपनायत का एहसास हुआ। वो छत की मंडेर के पास जाकर खड़ी हो गई। आसमान साफ था और चंद परिंदे एक सीधी कतार में उड़ते जा रहे थे। वो देर तक उन्हें देखती रही, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गए। नीचे से रजनी की आवाज़ आई, पारुल, कहाँ हो? वो चौंक कर पलटी और जवाब दिया, छत पर हूँ, अभी आ रही हूँ। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसके कदम हल्के लग रहे थे, जैसे इसके दिल का बोझ कुछ कम हो गया हो। इसे महसूस हो रहा था कि हर गुजरता लम्हा इसे किसी नई समत की तरफ ले जा रहा है। कमरे में वापस आकर इसने एक गहरा सांस लिया और खिड़की के पास बैठ गई। शाम होने में अभी वक्त था, मगर दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगी थी। एक नया दिन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। शाम ढलते ढलते आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी फैल गई थी। घर के सह में दरख्तों के साए लंबे हो गए थे और हवा में खुनकी बढ़ने लगी थी। पारुल ने अलमारी से एक हल्की सी चादर निकाली और कंधों पर डाल ली। वो कुछ देर खामोशी से दरवाजे के पास खड़ी बाहर गिल्ली को देखती रही, जहां लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लूट रहे थे। अंदर कमरे में रजनी मेज पर बैठी कुछ लिख रही थी। इसके सामने खिली कापी में कई लाइनें भरी हुई थीं। पारुल आहिस्ता से इसके करीब आई और झांक कर देखने लगी। क्या लिख रही हो दी? इसने तजस्सुस से पूछा। रजनी ने कलम रोकते हुए जवाब दिया, बस कुछ हिसाब किताब है। कभी कभी चीज़ें लिख लो तो ज़हन हल्का हो जाता है। पारुल कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गई। मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी सब कुछ याद नहीं रख पाती। रजनी ने मुस्कराकर कापी उसकी तरफ सिरका दी। पहले ये देखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद करने लग जाओगी। पारुल ने गौर से सफ़ा देखा, जैसे कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद उसने कलम उठाया और खाली जगह पर अपने अंदाज में चंद अल्फाज लिख दिए। इसकी लिखाई थोड़ी बेतरतीब थी, मगर वो खुद इसे देखकर खुश हो रही थी। अचानक बाहर से साइकिल की घंटी सुनाई दी। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। कोई अखबार वाला गिल्ली में गुजरते हुए आवाज लगा रहा था।